पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो 4 मई की दोपहर को गोवा पहुंचे थे। उनकी यह यात्रा ऐसे समय पर है जब पाक और भारत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ किसने बोया जहर, जाने भारत आए बिलावल भुट्टो के जो परिवार है उनसे कैसे रहे हमारे रिश्ते, देखिए स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत दौरे पर है। बिलावल भुट्टो ने गोवा में चीन की अगुवाई वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक पर सभी की नजरें इसलिए भी टिकी थी क्योंकि इसमें पाक के विदेश मंत्री भुट्टो भी थे। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब पाक और भारत के रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के बयानों से पता चलता है कि उनकी पूरी राजनीति खुद को कट्टर भारत विरोधी साबित करने पर केंद्रित थी। उन्होंने यह तक कहा था कि काश की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। जुल्फिकार को भारत से नफरत विरासत में मिली थी, जिसकी आग को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचने के बाद और फैलाने का काम किया। बचपन से ही उनके दिमाग में पाकिस्तान बनाने की योजना ने घर कर लिया था। पड़ोसी मुल्क के ज्यादातर लोगों की तरह उनके जहन में भी भारत के खिलाफ जहर भरा गया था। 12 साल के बाद पाकिस्तान से कोई विदेश मंत्री भारत पहुंचा है। इससे पहले साल 2011 में हिना रब्बानी खार भारत दौरे पर आई थी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भुट्टो परिवार के वारिस है। खास बात यह है कि भुट्टो परिवार वही है जिसने एक समय में भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री चिन गांग के बीच गोवा में शंघाई सहयोग सम्मेलन यानी कि एससीओ से इतर द्विपक्षीय बैठक हुई है। इसमें भारत चीन एलएसी और सीमा मुद्दों पर चर्चा की गई है। दरअसल दोनों नेताओं के बीच पिछले 2 महीनों में यह दूसरी द्विपक्षीय बैठक हुई है। चीनी विदेश मंत्री मार्च में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए थे। इस दौरान एस जयशंकर ने चिन गांग से कहा था कि पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से जारी सीमा विवाद के कारण भारत चीन संबंधों की स्थिति असामान्य है। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद भारत और चीन के संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया, चीन के स्टेट काउंसिलर और विदेश मंत्री चिन गांग के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। हमारा ध्यान बाकी के मुद्दों को हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही हमने एससीओ, G20 और ब्रिक्स पर भी चर्चा की। इससे पहले एस जयशंकर ने महासचिव जांग मिंग के साथ बैठक की थी। इस बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि एससीओ CFM में महासचिव जांग मिंग के साथ एक फलदायी बातचीत के साथ मेरी बैठक शुरू हुई। भारत की एससीओ अध्यक्षता के लिए उनके समर्थन की सराहना करते हैं। भारतीय अध्यक्षता सुरक्षित एससीओ के प्रति प्रतिबद्ध है। इसका प्रमुख फोकस स्टार्टअप्स, पारंपरिक चिकित्सा, युवा सशक्तिकरण, बौद्ध विरासत और विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। गोवा में एक सफल CFM की प्रतीक्षा है। इससे पहले सूचना आई थी कि चीन के विदेश मंत्री वर्चुअल तरीके से इस बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन 2 मई को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चिन गांग भारत का दौरा करेंगे। सीमा विवाद को लेकर चल रही दोनों देशों के बीच तनातनी को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही थी। वहीं एससीओ के सभी सदस्य भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री भौतिक तौर पर इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। अब बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में सबसे अधिक सवाल यही उठ रहा है कि क्या दिग्गी राजा फिर से अपने दोस्त कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सक्रिय हो गए हैं या इस बार मकसद कुछ और है। दोस्त कमलनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं पीएम दिग्विजय सिंह। क्या, देखते हैं इस रिपोर्ट को अंदर की बात में। दिल्ली में सियासी हसरत पूरी होने के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। चुनावी साल होने की वजह से दिग्गी राजा तहसील का दौरा कर रहे हैं। क्या दिग्गी राजा फिर से कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चर्चा दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन सिंह के सियासी फ्यूचर को लेकर की जा रही है। हालांकि दिग्विजय हर जगह कमलनाथ को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाने का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में अभी 5 बड़े पद में से 4 पर दिग्विजय सिंह के लोग बैठे हैं। इनमें नेता प्रतिपक्ष, युवा और महिला कांग्रेस का अध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं। नर्मदांचल, ग्वालियर, चंबल और मालवा में बड़े स्तर पर दिग्गी के लोग संगठन में हैं। ऐसी स्थिति अगर कांग्रेस में आ जाती है तो दिग्विजय हाईकमान के सामने मजबूत होंगे और मुख्यमंत्री के लिए अपने बेटे का किसी करीबी के नाम की सिफारिश भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारा और उसके बाद रिजल्ट में इन सभी गुटों का दबदबा रहने वाला है।
बहुत कुछ इसके आधार पर ही तय होगा। कमलनाथ ने अपने बेटे की भविष्य की सुरक्षा दिखाई दे रही है। कमलनाथ उम्र दराज हो गए हैं और 5 से 7 साल में रिटायर हो जाएंगे। दिग्गी उन्हीं के सहारे बेटे की जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इंडिया रुपए में पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि अभी दोनों देशों के बीच व्यापार में रूस का पलड़ा बहुत भारी है। ऐसे में रूस अगर रुपये में पेमेंट लेने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके पास बहुत ज्यादा रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करने में उसे दिक्कतें आएंगी। भारत और रूस ने द्विपक्षीय व्यापार का सेटलमेंट रुपये में करने की कोशिशें बंद कर दी है। पिछले कई महीनों से दोनों पक्षों के बीच इस बारे में बातचीत चल रही थी, लेकिन भारत रूस को रुपयों में पेमेंट के लिए तैयार नहीं कर सका। इस मामले से जुड़े 2 सरकारी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यह रूस से कम प्राइस पर ऑयल का इंपोर्ट करने वाले आयातकों के लिए खराब खबर है। उन्हें रुपए में पेमेंट की सुविधा शुरू हो जाने की उम्मीद थी। इससे करेंसी कन्वर्जन पर आने वाला खर्च बचाने में उन्हें मदद मिलती। भारत और रूस के बीच व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है, इसलिए रूस का मानना है कि अगर वह रुपए में पेमेंट लेने को तैयार हो जाता है तो उसके पास सालाना $40 अरब मूल्य के रुपये जमा हो जाएंगे। इसके बारे में अधिकारी ने बताया कि रूस का मानना था कि इतना ज्यादा रुपए का इकट्ठा होना ठीक नहीं है। इस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI और रूसी अधिकारियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ग्लोबल एक्सपोर्ट में इंडिया की हिस्सेदारी भी सिर्फ 2% है। इस वजह से दूसरे देशों की दिलचस्पी रुपये में नहीं होती है। इंडिया ने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से द्विपक्षीय व्यापार के सेटलमेंट में रुपये में करने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन रुपये में कोई डील होने की खबर नहीं है। ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन धीरे धीरे यूए की दिरहम जैसी करेंसी का इस्तेमाल भी पेमेंट के लिए बढ़ रहा है। रूस ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। तब से रूस से इंडिया का आयात बढ़कर 51.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। एक साल पहले ही सामान अवधि में यह 10.6 अरब डॉलर था। ब्यूरो रिपोर्ट। बीते हफ्ते भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्ष ली शांगफू के साथ SCO की एक अन्य बैठक में चीन को सीमा पर शांति समझौते के उल्लंघन पर 2 टूक शब्दों में जवाब दिया था। भारत कसेगा द्विपक्षीय संबंधों पर चीन और पाकिस्तान के पेच। SCO बैठक के जरिए दोस्त रूस को मिलेगा क्या मैसेज? देखते हैं इस रिपोर्ट को, अंदर की बात। पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ चीन के सीमा विवाद पर सरकार का मजबूत रुख एक बार फिर से संघाई सहयोग सम्मेलन में नजर आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अपनी चीनी समकक्ष चीन गांग से SCO बैठक के दौरान हुई एक द्विपक्षीय मुलाकात में संदेश दिया गया कि भारत के साथ चीन के द्विपक्षीय रिश्ते तभी सुधरेंगे जब LAC पर पैदा की गई स्थिति पूरी तरह से खत्म होगी। इतना ही नहीं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को एक अन्य द्विपक्षीय बैठक में अपनी रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ सामयिक, वैश्विक और स्थानीय मुद्दों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर विश्वास आधारित बातचीत को आगे बढ़ाया। जयशंकर ने ये मुलाकात SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले की। चीन के विदेश मंत्री चिन गांग के साथ मार्च में हुई G20 की अपनी आखिरी बैठक में जयशंकर ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। इस बैठक के बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री चिन गांग के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई। हमारा ध्यान बाकी के मुद्दों पर हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसके साथ ही हमने SCO, G20 और ब्रिक्स पर भी चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। पहला चंद्र ग्रहण आज रात में लग रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। यह ग्रहण रात को 8:46 से शुरू होगा और मध्य रात्रि के बाद 1:02 पर समाप्त होगा। कहां दिखाई देगा यह चंद्र ग्रहण? जाने सूतक काल मान्य होगा या नहीं? देखिए इस रिपोर्ट को, अंदर की बात। 5 मई को यानी आज ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण भले एक खगोलीय घटना हो, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसे अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि साल का पहला कब और कहां लगेगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण आज रात में लग रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। यह ग्रहण 5 मई की रात में 8:46 से शुरू होगा और मध्य रात्रि के बाद 1:02 पर समाप्त होगा। आज लगने वाला यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। यह चंद्र ग्रहण लगभग 4 घंटे और 15 मिनट की अवधि का होगा। इससे पहले साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण एशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप के कुछ भागों में दिखाई देगा।
चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूतक काल न लगने की वजह से यहाँ पूजा पाठ या किसी भी धार्मिक कार्यों पर रोक नहीं लगेगी।